नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा है, उसके मॉडल पेपर को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। अपना आज का ये तीसरा मॉडल पेपर रहेगा। पिछले दो मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए थे, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। पिछले आप दो वीडियो जाके देख सकते हो। ये तीसरा मॉडल पेपर रहेगा जो कि हिंदी और राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, सोच के जवाब देना, उसके बाद में कमेंट करके बताना आपके इनमें कितने सही है कितने गलत है, या पेपर का लेवल कैसा है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसमें अपने ऑप्शन है 4 प्रकार की, ऑप्शन बी है 7 प्रकार की, ऑप्शन सी है 5 प्रकार की और ऑप्शन डी है 2 प्रकार की। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है, और दूसरी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया जो कि बिना कर्म के आती है। इसमें सकर्मक क्रिया के में भी एक कर्मक फिर द्विकर्मक, ऐसे इनके अलग अलग भाग होते जाते हैं। और अगर वो पेपर में देख के पूछे कि संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो फिर उनके अलग अलग प्रकार है। जैसे कर्म के आधार पर 2 प्रकार की हो गई संरचना, या प्रयोग के आधार पर नाम धातु पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, इस प्रकार से अलग अलग क्रिया हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 बताना है। अगला देखिए, मोनू सारे दिन खेलता रहता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी पूर्वकालिक। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इस वजह से इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि वाक्य के बड़ा होने से ही उसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको यहाँ पे शुद्ध, अशुद्ध, सत्य, असत्य है, नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आधा क्वेश्चन जब आप उसको अच्छे तरह से पढ़ के समझ लेते हो ना, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न है उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। ऑप्शन ए महात्म्य, ऑप्शन बी काम्य, ऑप्शन सी सौंदर्य और ऑप्शन डी सामरस्य। इसमें आपसे अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा महात्म्य। यह सही शब्द नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रोज्वल, प्रज्वल, प्रोज्वल, प्रोज्वल और प्रोज्वल। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है। इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसमें मूल शब्द है वो उज्ज्वल है, उज्ज्वल इसका मूल शब्द है। और इसमें जो उपसर्ग है ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ के ये प्रोज्वल बन गया, तो उज्ज्वल मूल शब्द है, इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अभिप्सा शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ये बात का ध्यान रखना, आपको अशुद्ध शब्द में यहाँ पे गलती नहीं करनी। ऑप्शन बी संयत, ऑप्शन सी तदोपरांत और ऑप्शन डी पड़ोसन। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी संयत, इसमें सही है। क्योंकि अभिप्सा में भ में ई की मात्रा बढ़ी आनी चाहिए, तदुपरांत नहीं, ये तदुपरांत होता है, पड़ोसन नहीं, ये पाड़ोसन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने एक कविता अनुवाद की है, मैंने एक कविता अनुवाद की है। वह बाजार में सब्जी लेने गया है। प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपसे शुद्ध वाक्य आपको इसमें छांटना है। इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की सुंदरता कभी कम न होगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है, अशुद्ध पूछ रहा है ये। यहाँ पे आपको फिर ध्यान रखना है कि ये अगला पूछना क्या चाह रहा है। आदरणीय बहन जी कहाँ गई। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवियत्री थी। और ऑप्शन डी ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। इसमें सही अशुद्ध जो होगा, इसमें प्रातः काल के समय घूमना अच्छा है। क्योंकि इसमें प्रातः काल आ गया, तो इसमें ये के और समय ये नहीं आना चाहिए, प्रातः काल घूमना अच्छा है, ये इसका शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य की पद रचना में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। वापस से अशुद्ध पूछ रहा है। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। यह आपको
एक ही पूरा वाक्य है और इसमें से 3 पद दिए हैं। अगर आप में इसमें कोई अशुद्धि दिख रही है तो आपको बताना है कि एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम क्या है? स्थिर, द्रवणशील, जंगम या फिर अचल? स्थावर का विलोम होता है जंगम। अगला देखिए, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? वर्जित, स्वीकृत, मान्य और विहित। तो निषिद्ध का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी विहित। अगला देखिए, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? उद्भव, विनाश, तिरोभाव या फिर प्राचीन? तो आविर्भाव का विलोम है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तिरोभाव इसका सही जवाब है। अगला देखिए, ऋजु का पर्यायवाची शब्द है वक्र, सीधा, वर्तुल या फिर दरिद्र? तो ऋजु का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगी। अगला देखिए, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है, इस वजह से आपका भी कम से कम समय लगे, इस वजह से थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूछ रहा है किस क्रमांक में प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इसमें आपको इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी उपल और ऑप्शन डी उत्पल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पल, क्योंकि उत्पल कमल का होता है और उपल पत्थर का होता है। ये दोनों शब्द आपको विशेष ध्यान रखने। उपल पत्थर को कहते हैं और उत्पल कमल को कहते हैं। अगला देखिए, किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? किंकर, केहरी, केसरी या मृगेंद्र? शेर का पर्यायवाची आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा किंकर। किंकर को गुलाम, दास, सेवक या नौकर, इसको किंकर कहते हैं। अगला देखिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र और विश्वा प्लस अमित्र। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र, जिसमें कि दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला देखिए, वांग्मय में कौन सी संधि है? वांग्मय का आपको संधि विच्छेद देखना है और इसमें बताना है कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अगला देखिए, उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? तो विसर्ग में व्यंजन संधि है। इसका भी जो संधि विच्छेद है वो होगा उत प्लस हार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ये आपको यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। वाग्देवी, दामोदर, राजपुरुष या फिर वाल्मीकि? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा राजपुरुष, राजा का पुरुष, जिसमें तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, निर्विकार में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि? तो निर्विकार में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि किसी भी शब्द के जो प्रथम में अव्यय होता है या अंत में अव्यय होता है और अगर उस शब्द में उस उपसर्ग है तो उसमें अव्ययी भाव समास ही होता है, उसका अगर कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है तो। अगला देखिए, वज्रदेह में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु? वज्रदेह में ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। वज्र है जिसकी मतलब वज्र के समान देह वाला, इसका समास विग्रह ये हो जाएगा। अगला देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा कहावत का आशय क्या है? मूर्ख किंतु संपन्न, अंधा किंतु कंजूस, अंधा किंतु इज्जतदार, अंधा किंतु बात का पक्का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्ख किंतु संपन्न। अगला देखिए, अंधे के हार बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, बिना आँख के प्राप्त करना और बिना आँख के पक्षी को मारना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है बिना मेहनत के उपलब्धि होना। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तिलों से तेल न निकलना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना और किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति?
तो अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला देखिए, आंखों में चर्बी छा जाना मुहावरे का आशय है बीमार होना, घमंडी होना, धुंधला दिखना या कुछ दिखाई न देना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंखों में चर्बी छा जाना यानी कि घमंडी होना। अगला देखिए, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर वचन कहना, मुंह से अंगारे निकालना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, आग का फैल जाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अंगारे उगालना यानी कठोर वचन कहना। अगला देखिए, किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? गड़ा कुटिल, गड़ा वज्र, वज्र कठोर या फिर लोटा अत्याचारी। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घड़ा और वज्र। कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। कुलिस कठोर, सुनत बचुबानी, रामायण में एक चौपाई भी आती है, कुलिस कठोर कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। तो कुलिस का अर्थ वज्र होता है। अगला देखिए, तरणी तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या है? नाव सूर्य, युवती नाव, सूर्य युवती या फिर सूर्य और नाव। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस तरणी में छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है नाव सूर्य, और जिस तरणी में बड़ी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है नाव। और अगर इसमें तरुणी होता तो उस तरुणी का अर्थ इसमें युवती हो जाता। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए भयंकर, ऑप्शन बी शुभंकर, ऑप्शन सी रुचिकर और ऑप्शन डी लाभकर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा शुभंकर। वह बैठकर पढ़ता है रेखांकित पद है, ये बैठकर है, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, क्रिया विशेषण, अकर्मक क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये पढ़ने की विशेषता बता रहा है कि वह पढ़ता कैसे है, बैठ कर पढ़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 या फिर 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्गों में। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और 5 जो वर्ग है उन्हीं में इनको विभक्त किया जाता है। अगला देखिए, किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन या स्फोटात्मक ध्वनियाँ कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीय व्यंजन। जो 5 वर्ग आते हैं उन्हीं को स्पर्श व्यंजन, स्फोटात्मक व्यंजन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या फिर भूगोल। आप में इसमें से संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी संज्ञा शब्द हो जाएगा। बाकी सभी स्वाभिमानी, लोभी और स्वार्थी ये विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और फल। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें यमुना हो जाएगी। अगला देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है ये पूछ रहा है। समीपता, आत्मीयता, अपमान या फिर संबंध बताने। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तू का प्रयोग संबंध बताने के लिए नहीं होता। किस क्रमांक में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्तित्ववाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो ये सब भूतकाल के भेद है। अगला देखिए, जिस भूतकाल में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप हो वह भूतकाल है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और या फिर पूर्ण भूतकाल। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, दामन शब्द का समानार्थी शब्द है गोद, अंक, पल्ला या फिर आंचल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दामन का समानार्थी है पल्ला। अगला देखिए, भ्रमर का समानार्थी नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है। अली, मधुप, भृंग या फिर श्यामल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा श्यामल। श्यामल का अर्थ होता है सांवला। वहाँ कौन आया था, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ये कौन है, ये कौन सा सर्वनाम है आपको ये बताना है।
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ईमानदारी एक उत्तम गुण है। रेखांकित शब्द गुण में कौन सी संज्ञा है? गुण में कौन सी संज्ञा है, यह आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गुण है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? दुष्कर्म, मात्राज्ञा, उल्लेख और प्रतिज्ञा। आप में बताना है इसमें किस में संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा, प्रतिज्ञा में संधि नहीं संयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा कृष्ण के पर्यायवाची नहीं है? आप में देखना है कि कौन सा जोड़ा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए माधव मुकुंद मुरलीधर, ऑप्शन बी वासव देवेंद्र पुरंदर, ऑप्शन सी दामोदर गोपीनाथ ऋषिकेश और ऑप्शन डी सांसारी मधुसूदन और ब्रजवल्लभ। ये पूछ रहा है कौन से कृष्ण के पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासव देवेंद्र पुरंदर। ये कृष्ण के नहीं इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। अनुज का सही विलोम है भ्राता, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अग्रज। तो अनुज का सही विलोम शब्द अग्रज हो जाएगा। अगला देखिए, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो अशुद्धि में जो छत्र छाया शब्द है इसमें अशुद्धि का कारण, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास। अगला देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। इस वाक्य में कवि थी का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए कवि थी, कवित्री थी, कवियत्री थी, कवित्री थी और कवियत्री थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो महिला होती है उसके लिए कवि नहीं कवियत्री आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मैंने पत्र लिखा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जादू का खेल, निसंदेह बात या फिर यथार्थ बात। तो 49 है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निसंदेह बात। अगला देखिए, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? होनहार वीरवान के होते होत चिकने पात, ये बताना आपको ये मुहावरा है या नहीं है। अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरा। हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति और विष दे पर विश्वास न दे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। तो ये मुहावरा नहीं लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालू का स्तूप के बीच कहीं कहीं पानी भर जाने से अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? रन, जोहड़, प्रतिजल संरचना या जहार। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, इसको रन कहते हैं। अब देखिए, सुमेलित का है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और जग मंदिर ये दे रखा, आपको बताना है ये कहाँ पे है। तो गजनेर महल है ऑप्शन सी 3 बीकानेर, किराड़ू है बाड़मेर में और जग मंदिर है उदयपुर में। तो बिल्कुल सी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हो जाएगा 3, 1 और 2, जिसमें 3, 1, 2 है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था लालदास जी, रज्जब जी, जसनाथ जी या फिर दादू जी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दादू दयाल जी ने दादू दयाल जी ने अकबर को, जो अकबर है उनको, उसने दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। अगला देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो क्या है आपको बताना है। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना और जलजूलनी एकादशी पूजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। इसको साव भी कहते हैं, आणो या सावा, मुकलावा भी कहते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगला देखिए, संत हमीदुद्दीन
की दरगाह स्थित है? अजमेर, डूंगरपुर, नागौर, बीकानेर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा संत हमीदुद्दीन नागौरी। राव जयसिरो छंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बीटू सूजाचारण, कर्णिदान, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर भारत ई सरदार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा राव जयसिरो छंद बीटू सूजा ने लिखी थी। अगला देखिए, ब्रजनिधि के उपनाम से काव्य रचना करते थे? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो ब्रजनिधि के उपनाम से कौन रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह। अगला देखिए, वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाने वाला लोकगीत है? ओड़ू, सरगड़ा, चिरमी या जला। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा जला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोकगीत में प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने की प्रार्थना करती है? पीपली, बदावा, पपीहो या दारूड़ी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीहो। अगला देखिए, धातु, मोती या पन्ने से बना वह आभूषण जो साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसा होता है? मुकुट, कंगन, सिरपेच या फिर लचने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि साफे के आगे की तरफ बांधा जाता है। अगला देखिए, कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह कहलाता है? घाघरा, गमछा, साड़ी या खूशनी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा खूशनी। अगला देखिए, गुड़ला उत्सव मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर या जोधपुर। गुड़ला उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। अगला देखिए, शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवताओं को था? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा या फिर वीर पत्ता जी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा वीर पत्ता जी। अगला देखिए, राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस देवी देवताओं की पूजा के लिए मनाया जाता है? शिव पार्वती, राम सीता, कृष्ण राधा या विष्णु लक्ष्मी। तो गणगौर का त्योहार है वो शिव पार्वती की पूजा उस पर की जाती है। अगला देखिए, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है? बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान, साधु नृत्य। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कोलायत मेला बीकानेर में बढ़ता है। मुख्य आकर्षण क्या है? दीपदान। अगला देखिए, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया को कानों में पहना जाता है, फिन्नी को टखने में पहना जाता है या फिर फोलरी इसको पैरों में पहना जाता है। तो आप में से इसमें सही जवाब बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिन्नी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है इसमें। अगला देखिए, गुर्जर जाति का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो मुख्यतः किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, जो गणगौर, जन्म, विवाह आदि के शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा ये आपको बताना है? तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य या चंग नृत्य। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपुताना को राजस्थान या राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया? राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या फिर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस लोक नृत्य से है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, घुड़ला नृत्य या कालबेलिया नृत्य। तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। अगला देखिए, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल, पेमल, सुना, कमल। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब हो जाएगा पेमल। अगला देखिए, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर या फिर जैतारण पाली। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशनोक, बीकानेर। अगला देखिए, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है? पिंगल, डिंगल, ब्रज या ढूंढाड़ी। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा डिंगल। अगला देखिए, काणती भेड़ को न्यारो ही गवाड़ो प्रस्तुत लोकोक्ति का आशय है? ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, ये राजस्थान की कला संस्कृति का क्वेश्चन है। काणती भेड़ को न्यारो ही गवाड़ो प्रस्तुत लोकोक्ति का आशय है? निकृष्ट व्यक्ति भी विशिष्ट लोगों के का साथ पाकर श्रेष्ठ हो जाता है। निम्न व्यक्तियों की संगति से सभ्य व्यक्ति भी गंवार हो जाता है। निकृष्ट व्यक्तियों को जब विशिष्ट लोगों में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता तो वे अपना समूह अलग ही बना लेते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निकृष्ट व्यक्ति को जब विशिष्ट लोगों में पहचान स्थान प्राप्त नहीं हो पाता तो वे अपना समूह अलग ही बना लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए, आडू चाल्या हाट न खाड़ न ताकड़ी न बाट उक्त कहावत से आशय है। आडू चाल्या हाट न ताकड़ी न बाट। पूर्व में संचित धन कभी न कभी काम आ ही जाता है। ठग लोग बिना मेहनत किए धन प्राप्त करने में लगे रहते हैं। मूर्ख का कार्य अव्यवस्थित होता है, या फिर बिना दिशा ज्ञान के चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने जीके के क्वेश्चन। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है स्टडी हब जीके नाम से, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और अगला वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। आपको कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।